अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट या एंटी कैंसर एजेंट ही है। अभी जो उसकी ड्रग्स डिस्कस होने वाली है उसका नाम है मरकेप्टोप्यूरिन। हम इस ड्रग को मरकेप्टोप्यूरिन का नाम भी देते हैं और सिक्स मरकेप्टोप्यूरिन का नाम भी देते हैं। तो स्क्रीन पे आपको इसकी क्लासिफिकेशन नजर आ रही है कि बेसिकली इट इज एन एंटी मेटाबोलाइट। जैसे अगर हम एंटी कैंसर ड्रग्स को क्लासिफाई करें तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज होते हैं एज एन एंटी कैंसर, उनमें एंटी मेटाबोलाइट क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एंटी मेटाबोलाइट बेसिकली करते क्या हैं? ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को इंटरप्ट करते हैं। तो इसी की एक और ड्रग जो हमने आज डिस्कस करनी है, आज के लेक्चर में हमने मरकेप्टोप्यूरिन के बारे में बात करनी है। और आपको अक्सर बुक्स में या अक्सर साइट्स पे या रिसर्च पेपर्स पे मरकेप्टोप्यूरिन या सिक्स मरकेप्टोप्यूरिन लिखा हुआ नजर आएगा। तो बोथ आर द सेम ड्रग्स। अभी इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, देन आई विल डिस्क्राइब के हम सिक्स का वर्ड या सिक्स का डिजिट क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे नजर डालते हैं ताकि हम समझ सकें कि इसके स्ट्रक्चर का बेसिक न्यूक्लियस क्या है। मरकेप्टोप्यूरिन is used alone or with other chemotherapy drugs to treat acute lymphocytic leukemia, जिसे हम ALL या लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और acute lymphatic leukemia का नाम भी देते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है। मरकेप्टोप्यूरिन इज इन अ क्लास ऑफ मेडिकेशंस कॉल्ड प्यूरिन एंटागोनिस्ट। तो हमें यहाँ पे दो चीजें इस पैराग्राफ में पता चली कि अगर कोई कैंसर पेशेंट है और हमें कीमोथेरेपी उसके ऊपर उसको एडमिनिस्टर करवानी है तो हम ये ड्रग ऑल अलोन भी यूज कर सकते हैं एंड इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर ये उन कैंसर पेशेंट्स में यूज होती है जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है। तो मरकेप्टोप्यूरिन कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखने का बेसिक पर्पस क्या था कि हम डिफाइन करना चाहते थे कि इसका बेसिक न्यूक्लियस क्या होगा। तो यहाँ पे डे स्टूडेंट्स एक बात नजर आ रही है कि इट इज इन अ क्लास ऑफ मेडिकेशंस कॉल्ड प्यूरिन एंटागोनिस्ट। मींस इसने प्यूरिन के खिलाफ काम करना है, प्यूरिन के साथ कंपटीशन करना है, प्यूरिन के अगेंस्ट काम करना है। अब प्यूरिन क्या है, ये पिछले दो तीन एंटी कैंसर ड्रग्स में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं हम उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक प्यूरिन बेसिस है और एक पायरिमिडीन बेसिस है। पायरिमिडीन बेसिस में हम साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास प्यूरिन बेसिस को डिस्कस करना है। और वो प्यूरिन बेसिस कौन है? वो दो तरह की है, नंबर वन एडिनिन एंड नंबर टू गवानिन। बेसिकली जो एडिनिन और गवानिन है इनके अंदर जो स्ट्रक्चर या जो न्यूक्लियस या जो बेसिक रिंग पाया जाता है वो क्या है? प्यूरिन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ पायरिमिडीन एज वेल एज इमिडाजोल। यानी जब पायरिमिडीन और इमिडाजोल आपस में मर्ज होते हैं तो हमारे पास जो रिंग प्रोड्यूस होता है हम उसको कहते हैं वो प्यूरिन रिंग है। और एडिनिन और गवानिन का बेसिक स्ट्रक्चर भी हमारा यही मर्ज हुआ हुआ रिंग है। तो एज द नेम इंडिकेट मरकेप्टोप्यूरिन, तो आपको यहां से भी ये याद रह सकता है कि इसके अंदर प्यूरिन रिंग का जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। अब ये प्यूरिन रिंग का एंटागोनिस्ट है। अब प्यूरिन हमारे पास क्या था? प्यूरिन हमारे पास वो बेसिस हैं जो डीएनए की सिंथेसिस के लिए जरूरी हैं, जो डीएनए की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, उसकी प्रमोशन के लिए जरूरी हैं। लेकिन जब ये प्यूरिन को ही एंटागोनिस्ट कर देगा, उसके एक्शन को ही रोक देगा, तो इसका मतलब ये है कि डीएनए की सिंथेसिस को भी रोकने का यही सबब बनता है, यही कॉज बनता है डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करने का। तो हम सेकंड पैराग्राफ में यही बात देखेंगे। स्पेसिफिकली मरकेप्टोप्यूरिन इज द प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट और प्यूरिन एंटागोनिस्ट and as such inhibits the DNA synthesis by inhibiting the production of the purine containing nucleotides adenine and guanine, so halting the DNA synthesis, यानी कि डीएनए सिंथेसिस को भी स्टॉप कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जनरली डिस्कस किया। तो आपको माइंड में अपने ये बात रखनी है कि जैसे ही मरकेप्टोप्यूरिन का नाम आए
आपने फौरन क्लिक करना है कि दिस इज द प्यूरीन एंटागोनिस्ट, और प्यूरीन कॉम्बिनेशन है पायरिमिडीन एंड इमिडाजोल रिंग का। ये दोनों आपस में मर्ज करते हैं तो हमारे पास प्यूरीन का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। और इसके अंदर जो बेसिस आती हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, उनके नाम भी आपने याद रखने। दोज आर द एडेनिन एंड गवानिन। आफ्टर discussing the mechanism of action, we are moving towards the structure of the mercaptopurine. तो जैसे हम डिफरेंट एंटी कैंसर ड्रग्स की बात करते हुए उसके बेसिक स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करते हैं, मींस मिथोट्रिक्सेट की हम बात करें तो हम फॉलिक एसिड को डिस्कस करते हैं। सेम इज द केस विद द मरकैप्टोप्यूरिन। जब हम मरकैप्टोप्यूरिन की बात करते हैं तो आपको प्यूरिन के स्ट्रक्चर को जरूर कंसीडर करना है। बेसिकली अगर आप प्यूरिन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हो तो आपको मरकैप्टोप्यूरिन के स्ट्रक्चर की बेस बनती है। प्यूरिन के स्ट्रक्चर की नंबरिंग यहां पे आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। दिस इज द नंबर 1 2 3 4 5 6। सो बेसिकली डियर व्यूअर्स, ये हमारा पायरिमिडीन रिंग है। पायरिमिडीन रिंग की डेफिनेशन ये है कि 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें हमारे पास 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होती हैं। पोजीशन क्या होती है नाइट्रोजन की? 1 एंड 3। एंड सेकेंड रिंग आपको नजर आ रहा है जो कि मैं अपने कर्सर से हाईलाइट कर रही हूं, ये इमिडाजोल रिंग है और इसमें भी नाइट्रोजन जो है वो 2 ही मौजूद होती हैं। सो नंबरिंग हमारी इस तरह से चलेगी 7 8 एंड 9। ये प्यूरिन की नंबरिंग है। अब हम बात करते हैं मरकैप्टोप्यूरिन की, एंड यू कैन सी दैट मरकैप्टोप्यूरिन का स्ट्रक्चर सेम टू सेम प्यूरिन जैसा है, एक्सेप्ट कि उसकी पोजीशन नंबर 6 पे सल्फर मौजूद है। सल्फर आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। तो सिर्फ डिफरेंस हमारा ये है, अगर हमें प्यूरिन के स्ट्रक्चर की नो हाउ है देन वी कैन बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मरकैप्टोप्यूरिन। एक बात यहाँ पे जरूर याद रखनी है आपने स्टूडेंट्स कि अगर नाइट्रोजन, ये देखें कर्सर से शो करवा रही हूं, यहाँ पे नाइट्रोजन अलोन है, विदाउट हाइड्रोजन है, सो इट इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड इज शोइंग इन द रिंग। And if there is the presence of hydrogen with the nitrogen, then nitrogen will complete its 3 bond with hydrogen as well. Means एक बॉन्ड यहाँ रिंग पे, दूसरा बॉन्ड भी रिंग पे, और तीसरा बॉन्ड ये किससे कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन के साथ। सो स्ट्रक्चर अगर कुछ चेंज मिले तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, भी एक ही बात है, चाहे इस तरह से नाइट्रोजन बॉन्डिंग शो करवाए और चाहे वो नाइट्रोजन इस तरह की बॉन्डिंग शो करवाए। अब एक और बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, मरकैप्टोप्यूरिन के स्ट्रक्चर भी आपको 2 तरह से नजर आ सकता है। कैसे? ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। मरकैप्टोप्यूरिन का स्ट्रक्चर ये भी है, मरकैप्टोप्यूरिन का ही स्ट्रक्चर ये भी है। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इज दैट हेयर सल्फर इज मेकिंग 2 बॉन्ड्स एंड हेयर सल्फर इज मेकिंग 1 बॉन्ड विद द रिंग एंड द सेकेंड बॉन्ड विद द हाइड्रोजन। सो डियर व्यूअर्स, इट इज द सेम थिंग। जैसे कि नाइट्रोजन की एग्जांपल कोट की है, इसी तरह से सल्फर और सल्फर के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग भी सेम कॉन्सेप्ट रखती है। सो आपको मरकैप्टोप्यूरिन का इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आए या इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आए, बोथ आर सेम। और फिर बता दूं मैं आपको कि इसको हम मरकैप्टोप्यूरिन का नाम भी दे सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप इसको नॉमिनेट करो, इट इज 6 मरकैप्टोप्यूरिन। Now come to the structure activity relationship of the 6 mercaptopurine. तो यहां पे एक चीज जो आपके माइंड में हो सकता है क्लिक की हो कि जब भी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम सल्फर के एटम को या सल्फर के एलिमेंट को डिस्कस करते हैं तो हम थायो का वर्ड लगाते हैं। सो आपके जहन में आ सकता है कि यहाँ थायोप्यूरिन का वर्ड होना चाहिए था। मीन्स इस ड्रग का नाम बेसिकली थायोप्यूरिन होना चाहिए था, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सल्फर एटम। बट वाई हेयर इज मरकैप्टोप्यूरिन? मरकैप्टो क्या है? तो ये कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर लेते हैं। व्हेन सल्फर कंबाइंस विद हाइड्रोजन, then in the chemistry mercapto word is used, and mercapto
thiol, sulfhydryl, all three are the synonyms. ये सल्फर की हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंस को ही शो करवाते हैं. मींस अगर सल्फर हाइड्रोजन के साथ है तो हम कहते हैं कि ये मरकैप्टो है, थायोल है, ये सल्फाइडल ग्रुप है. और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड बना रहा है तब भी मरकैप्टो प्यूरीन का नाम ही दिया जाएगा, जैसा कि अभी मैं आपको ऊपर स्ट्रक्चर में शो करवा के आई थी कि यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन हम तब भी इसको मरकैप्टो सल्फाइड्रिल या थायोल का नाम देते हैं. मींस यहाँ पे कैपेसिटी तो है ना कि सल्फर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग शो करवा सकता है. तो इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को प्रोसीड करने से पहले फर्स्ट लाइन में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि बेसिकली यहाँ पे हम थायोल या सल्फाइडल ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, सो हम मरकैप्टो का वर्ड यूज करेंगे. The SAR of 6-mercaptopurine focuses on the importance of the sulfur atom at the 6th position of the purine ring and the purine ring itself. वो कहते हैं कि मरकैप्टोप्यूरिन की अगर हम बात करें तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं, प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड प्रेजेंस ऑफ प्यूरिन रिंग. So we will discuss the structure activity relationship under the 3 headings. नंबर 1 इज थायोल ग्रुप. अब जब हमने नेम को इतना डिस्क्राइब कर लिया है तो कॉमन सेंस तो ये कहती है कि थायोल ग्रुप हैज वेरी इंपॉर्टेंस. द प्रेजेंस ऑफ अ थायोल ग्रुप एट द 6th पोजीशन इज क्रूशियल फॉर एक्टिविटी. 6th पोजीशन पे थायोल ग्रुप की मौजूदगी ही मेन रोल प्ले करेगी फॉर द एक्टिविटी ऑफ 6-mercaptopurine. This group allows the molecule to be converted into its active nucleotide form, which then inhibits the purine biosynthesis pathway. यानी कि स्टूडेंट्स 6th पोजीशन के सल्फर का होना बहुत जरूरी है मरकैप्टोप्यूरिन की एक्टिविटी के लिए, और यही बेसिकली प्यूरिन को डिस्टर्ब करेगी और आगे जाकर ये डीएनए की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करेगी. अगली हेडिंग हम देखते हैं प्यूरिन रिंग की. द प्यूरिन रिंग स्ट्रक्चर इज आल्सो एसेंशियल फॉर ड्रग एक्टिविटी. ये तो इसका बेसिक न्यूक्लियस है, ये तो इसकी बेस है. जब आप किसी बिल्डिंग की या किसी भी चीज की बेस को हिला देते हैं मींस उसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है. तो यहाँ पे प्यूरिन रिंग भी वही सेम रोल प्ले कर रहा है. इफ यू डिस्टर्ब द प्यूरिन रिंग तो आप उसकी एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब कर रहे हो. The purine ring allows for binding to and inhibiting enzymes in the purine biosynthesis pathway. वो कहते हैं कि प्यूरिन रिंग जो हमारे पास मौजूद है उसको अगर हम प्यूरिन की सिंथेसिस के लिए या उसकी बायोसिंथेसिस को रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्यूरिन रिंग दोनों काम करने के लिए तैयार है. वो एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए भी रेडी है और एंजाइम के साथ उसको इनहिबिट करने के लिए भी रेडी है. तो देखिए स्टूडेंट्स के प्यूरिन रिंग के अंदर ही हम चेंजेस लाकर प्यूरिन की बायोसिंथेसिस को ही जो उसके पाथवे में हमारे पास प्यूरिन रिंग है प्यूरिन बनाने के लिए ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट ही उसको यूज कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, हम प्यूरिन रिंग के साथ कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि या तो वो किसी एंजाइम के साथ बाइंड करेगा या वो एंजाइम को इनहिबिट करेगा. और इनडायरेक्टली होगा क्या, बेसिकली प्यूरिन की जो सिंथेसिस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. तो हमारा जो प्यूरिन रिंग है वो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में कोर पार्ट प्ले कर रहा है, बेसिक पार्ट प्ले कर रहा है. तीसरी बात हम डिस्कस करते हैं. वो कहते हैं कि अगर आप सल्फर की जगह कोई और चीज लाना चाहते हो, कोई और कहते हैं एक्टिव कंपाउंड इसमें बनाने के लिए सल्फर को हटाकर कोई और सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ लगाना चाहते हो तो भी हमारी ड्रग की एक्टिविटी और उसकी सिलेक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, अल्टर होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, थायोल ग्रुप, प्यूरिन रिंग एंड अदर सब्स्टिट्यूशन, ये 3 हेडिंग्स थी जिसको हमने बेसिकली एसएआर में डिस्कस करना है. अदर सब्स्टिट्यूशन की बात को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने एसएआर को पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं. तो आपको स्क्रीन पे ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं. नंबर 1, the substitution of a variety of other groups like alkyl, halogen and carboxy group.
अल्काइल आपको पता है उसको कहते हैं जब मिथेन में से या इथेन में से, हम जनरल बात करें, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। हेलोजन हमारे पास कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल के 7th ग्रुप के मेंबर्स हैं। और कार्बोक्सी ग्रुप जो कि एसिडिक ग्रुप है हमारा, आपको पता है कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के मिलने से बनता है ये, इसे हम कार्बोक्सी ग्रुप का नाम देते हैं। तो आपको कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़े इन्हीं मेंबर्स में से, इन्हीं स्ट्रक्चर्स में से, इन्हीं ग्रुप्स में से, तो आपका कंपाउंड मैक्सिमम एक्टिविटी शो नहीं करेगा। हम कहेंगे कि कंपाउंड इज गोइंग टूवर्ड्स द लेस एक्टिव कंपाउंड और इनएक्टिव कंपाउंड, मींस एक्टिविटी खत्म हो जाएगी उसकी। Changes on the purine nucleus such as substitution at the position 2 and 8 or alkylation of the ring nitrogens resulted in the loss of activity. This is very, very important point. And our SAR of 6 mercaptopurine is incomplete without this point. ये जरूर आपने मेंशन करना है जब भी मर्कैप्टोप्यूरिन का SAR आए। वो कहता है कि 2 and 8 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हमारे कंपाउंड को इनएक्टिव बना रही है। दो बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कि पोजीशन 2 and 8 दोनों क्रूशियल पोजीशंस हैं, इन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि रिंग हाइड्रोजन की अल्काइलेशन नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आपको ये समझाने के लिए अपनी स्क्रीन को पीछे की तरफ लेके जाऊंगी कि बेसिकली 2 and 8 पोजीशन क्यों इतनी क्रूशियल है। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज द पोजीशन 2 एंड दिस इज द पोजीशन 8। ये नंबरिंग प्यूरिन में शो हो रही है, लेकिन सेम नंबरिंग हमारे पास मर्कैप्टोप्यूरिन की है। एंड नाउ यू कैन understand that position 2 and position 8 both are present between the nitrogen atoms। अब नाइट्रोजन एटम हमारा वो एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली जब हम एक नहीं दो नाइट्रोजन एटम की प्रेजेंस के दरमियान में कोई सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब होगी और इससे हमारे जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो भी शेक कर जाएगी। कंपाउंड अब इतनी स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर सकेगा। सो पोजीशन नंबर 2 and 8 आर वेरी क्रूशियल पोजीशंस। सेकंड बात जो मैंने इस पॉइंट में बताई है कि नाइट्रोजन की अल्काइलेशन नहीं करवानी, अदरवाइज लॉस ऑफ एक्टिविटी विल अकर। तो अगेन यही बात है कि मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, ये जो हमारे अल्काइल ग्रुप्स हैं, बेसिकली दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे नाइट्रोजन पे, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजाइड कर रही है, तो हमारे कंपाउंड की, हमारे रिंग की स्टेबिलिटी जो है वो शेक हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी और वो वैसी नहीं मेंटेन रख सकेगा। तो वाया स्ट्रक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3। Replace of two amino group of thiogovanine by alkyl amino, aryl amino और heterocyclic amino groups lower the activity markedly। यानी कि अब जो मैं डिस्कस कर रही हूं पॉइंट, वो हम थायोगवानीन का डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? ये हमारा थायोगवानीन का कंपाउंड है। इसमें बेटे थायोगवानीन में आप देखें कि हमारा सेम मर्कैप्टोप्यूरिन वाला स्ट्रक्चर है। द डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द पोजीशन नंबर 2। 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 6 मर्कैप्टोप्यूरिन पे अगर पोजीशन नंबर 2 पे अमाइनो ग्रुप लगा दें तो कौन सा कंपाउंड प्रोड्यूस होता है? देन इट इज कॉल्ड एज थायोगवानीन। थायोगवानीन प्रोड्यूस होता है। यहां पे इसका मेंशन करना क्यों जरूरी था, मैं आपको इस पैराग्राफ की रीडिंग करके बताती हूँ। देन आप देखेंगे कि थायोगवानीन इज डीपली लिंक्ड विद द मर्कैप्टोप्यूरिन। Replace of two amino group of thiogovanine by alkyl amino, aryl amino और heterocyclic amino groups lowered the activity markedly। अगर आप इस ग्रुप को डिस्टर्ब करते हो तो एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, डेफिनेटली ये कोर पार्ट है, उसका बेसिक पार्ट है। 6 mercaptopurine and 6 thiogovanine are analogs of the natural purines। ये भी आपको नजर आ गया है कि हमारे पास थायोगवानीन के अंदर भी मर्कैप्टोप्यूरिन की तरह प्यूरिन का रिंग मौजूद है। The thiogovanine derivative azathioprine is a prodrug of the 6 mercaptopurine। अब ये एजाथियोप्रीन जो है वो मर्कैप्टोप्यूरिन की प्रोडक्ट भी है और वो थायोगवानीन का डेरिवेटिव भी है। That is further metabolized by various enzymes present in the liver and gut।
इसको बताया गया है कि हमारे पास फर्दर मेटाबॉलिज्म बहुत से एंजाइम्स के जरिए होता है जो कि लीवर और गट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन लिंक जो है उसका मैं एक रीकैप दोबारा दे रही हूँ कि कैसे थायोगवानिन और मर्केप्टोप्यूरिन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। थायोगवानिन का एक डेरिवेटिव है एजेथियोप्रीन, और वो बेसिकली मर्केप्टोप्यूरिन की प्रोड्रग है। यानी कि हम बॉडी में एडमिनिस्टर करवाते हैं एजेथियोप्रीन, लेकिन बॉडी में वो जाने के बाद कुछ टाइम के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है 6 मर्केप्टोप्यूरिन में और एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करवाती है। सो इनके दरमियान में एक डीपली रिलेशनशिप है। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एसएआर का, कि अगर आप 6 मर्केप्टोप्यूरिन का एक और एनालॉग बनाओ। एनालॉग क्या है? एनालॉग बेसिकली ये है कि आप स्ट्रक्चर के अंदर सब्स्टिट्यूशन करके चेंज लेकर आओ। सो हेयर इज द चेंज, ये आपको नजर आ रहा है कर्सर से। हमने यहाँ पे एक रिंग लगाया और हमारा 6 मर्केप्टोप्यूरिन का एनालॉग बन गया जिसका नाम है विदाराबीन। और ये बेसिकली विदाराबीन जो है वो एक एंटीवायरल एजेंट है, ये एंटीवायरल ड्रग है। अब यहाँ पे छोटा सा एक स्ट्रक्चर या आप यूं कह लो कि रिएक्शन देख लें बेसिकली, कि ये मर्केप्टोप्यूरिन कैसे प्रोड्यूस की जाती है, कैसे सिंथेसाइज की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइपोजेंथीन एंड फास्फोरस पेंटासल्फाइड, यहां से जो है ये हम अपनी मर्केप्टोप्यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी ड्रग प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर या मैनी स्टेप्स यूज किए जाते हैं टू क्रिएट और टू प्रोड्यूस और टू सिंथेसाइज दैट ड्रग। लेकिन यहाँ पे हमारा जो बेसिक पर्पज है वो एससीआर को डिस्कस करना है, इसलिए सिंथेसिस को मैंने एज शॉर्ट एज पॉसिबल डिस्क्राइब किया है। अपने और लेक्चर्स में हम कभी सिंथेसिस भी डिस्कस करेंगे डिफरेंट ड्रग्स की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाइपोजेंथीन एंड फास्फोरस पेंटासल्फाइड मिलके मर्केप्टोप्यूरिन बना रही हैं, P2S5 फास्फोरस पेंटासल्फाइड। नाउ कम टू द यूजेस ऑफ 6 मर्केप्टोप्यूरिन। 6 मर्केप्टोप्यूरिन जो है वो एक्यूट ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया में यूज होता है। बेसिकली ये वो कैंसर हैं जिनमें हम वाइट ब्लड सेल्स को डिस्कस करते हैं, तो ये उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीजेस। सो आपने फार्माकोलॉजी में डिस्कस किया होगा कि क्रॉन्स डिजीजेस क्या होती हैं, कि हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसके अंदर डिस्टर्बेंस कॉज हो जाए, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वहां भी यूज होता है। एंड दिस ड्रग इज आल्सो यूज्ड इन ऑटो इम्यून डिजीजेस। सो ये हमारे इस ड्रग के यूजेस थे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस किया आज के लेक्चर में मर्केप्टोप्यूरिन का या 6 मर्केप्टोप्यूरिन का। देन हमने उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, फिर हमने स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी सिंथेसिस को डिस्कस किया, एंड लास्ट में हमने उसके यूजेस को डिस्क्राइब किया। सो आप वन टू ऑल ये पॉइंट्स जो हैं वो इसी तरह से इसी तरतीब के साथ इसको डिस्कस करें ड्रग को। तो ये आपको एक डिस्क्रिप्टिव नोट भी अगर आए तो ये सारा नॉलेज जो है ये एनफ है 6 मर्केप्टोप्यूरिन की डिटेल को डिस्कस करने के लिए।